दोस्तों ये स्टोरी का 14वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा कर के चेकआउट करें। सेलिना धीरे धीरे रेहान के क्लोज आ रही थी। रेहान का ध्यान सेलिना पर होने की वजह से वह सेलिना की हरकतों को नोटिस नहीं कर रहा था। वहीं सेलिना रेहान के एकदम क्लोज आ गई थी। जब उसकी बॉडी रेहान की बॉडी से टच हुई तो रेहान ने गुस्से में सेलिना की ओर देखा। सेलिना रेहान की आंखें देखकर डर गई थी। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई किसी से कुछ कहता, क्लास ओवर होने की बेल बज गई और सभी उठकर जाने लगे। सिवी को जाता देखकर रेहान बिना कुछ कहे सिवी के पीछे पीछे चला गया। सिवी भी कॉलेज के मेन गेट तक आ गई थी। रेहान उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, क्या आप और क्लासेज अटेंड नहीं करेंगी? सिवी ने बिना मुंह मोड़े ही कहा, नहीं। सिवी कार में जाकर बैठ गई। यूनिवर्सिटी के बाहर ब्लैक सूट में 4 से 6 गार्ड खड़े थे। सिवी के कार में बैठते ही वह गार्ड्स भी सिवी की कार के पीछे पार्क की हुई अपनी कार में बैठ गए। रेहान आया और उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर बाद उनकी कार एक बहुत खूबसूरत घर के बाहर आकर रुकी। घर को चारों तरफ से गार्ड्स ने घेरा हुआ था। हर 5 स्टेप के बाद एक गार्ड अपने हाथ में लेटेस्ट मॉडल के साथ गन लिए खड़ा था। सिवी ने एक नज़र अपने घर को देखा और मन ही मन खुद से कहा, क्या मैं हमेशा ही ऐसे अकेली रहूंगी? यह कहकर उदास होते हुए अपना सिर झुकाकर अंदर जाने लगी। अंदर जाते ही मिस मैरी, जो सिवी की केयरटेकर थी, उसने सिवी को हेलो कहा, पर सिवी उसका तो जैसे दिमाग खराब हो गया था। ऐसी लग्जरियस लाइफ जीते जीते उसने कोई जवाब नहीं दिया और सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चली गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। रेहान गाड़ी से सिवी का सारा सामान लेकर अंदर आया और उसे स्टडी रूम में रख दिया। रेहान स्टडी रूम से बाहर ही आ रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। अपने फोन की डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसने अलर्ट होते हुए कॉल रिसीव किया। तभी कॉल की दूसरी तरफ से एक शख्स ने अपनी कोल्ड वॉइस में सवाल किया, वह क्या ठीक है? रेहान ने हाँ कह दिया। तभी उसने दूसरा सवाल किया, किसी को पता तो नहीं चला वह कौन है? रेहान ने उसे ना में जवाब दिया और ऐसे ही कुछ और सवालों के जवाब देने के बाद कॉल कट गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में राहुल की एंगेजमेंट की डेट एक वीक के बाद की थी। सुहानी और कियान की लाइफ एक बार फिर अपनी पटरी पर आ गई थी। उन दोनों के बीच प्यार डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। उनके बीच की बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई थी। सुहानी कियान को अब और अच्छे से समझने लगी थी। अब वह कियान की आंखों में देखकर ही उसकी बात को समझ जाती थी। सुहानी अब अपनी सारी चिंताएं छोड़कर अपनी पीएचडी पर सर्च कर रही थी, तो वहीं कियान भी अपने बिजनेस को लार्ज करता जा रहा था। इसके साथ ही उसके दुश्मनों की लिस्ट में भी बढ़ोतरी होती जा रही थी। कियान अपने बॉस केविन में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसका पर्सनल सेलफोन रिंग हुआ। कियान ने कॉल किया और दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बात सुनने लगा। दूसरी तरफ की बात सुनकर कियान के एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे पर भी दर्द के भाव आ गए। कियान ने सारी बातें सुनने के बाद कॉल कट कर दिया और अपने सभी इम्पोर्टेंट काम को होल्ड कर दिया। फिर वह राहुल को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर विला आ गया। सुहानी भी घर पर ही थी। कियान को ऑफिस से इतनी जल्दी आते देखकर सुहानी खुश हो गई, पर कियान के चेहरे को नोटिस करने के बाद सुहानी ने अपनी खुशी पर ब्रेक लगा दिया। सुहानी कियान से कुछ पूछती उससे पहले ही कियान ने कहा, 10 मिनट में रेडी हो जाओ, हमें जाना है। सुहानी कियान की आवाज़ सुनकर हैरान हो गई और फिर उसके कहे अनुसार रेडी होकर नीचे आ गई। तभी एक गार्ड ने उनके पास आकर कहा, सर आपका बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। सुहानी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही कियान ने कार स्टार्ट कर दी। कियान की कार के पीछे ही गार्ड से भरी 2 कारों का काफिला जा रहा था। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद वे तीनों ही कार पुणे में एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकी। 4 घंटे के सफर में कियान ने सुहानी से कोई बात नहीं की थी, तो सुहानी ने भी कियान को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा था, इसलिए वह खामोशी रही थी। कार से निकलते ही सुहानी ने टर्न लेते हुए पीछे मेंशन को देखा और उसे देखते ही सुहानी की आंखें बड़ी हो गई थी। वह मेंशन दिखने में बहुत आलीशान लग रहा था। उसे देखकर सुहानी के होश उड़ गए थे। वह ओबराय मेंशन था, जहां ओबराय फैमिली रहती थी। अधिराज ओबराय, कियान के दादाजी, कैरो और शिवन्या ओबराय सभी इसी मेंशन में रहते थे। कियान को यह मेंशन छोड़े हुए सालों हो गए थे और आज सालों बाद कियान इस मेंशन में वापस आया था।
कियान के विला की तरह ही इस मेंशन को भी चारों ओर से गार्ड ने घेरा हुआ था। तभी एक कार कियान और सुहानी के सामने आकर रुकी और दोनों ही कार में बैठ गए। मेंशन और एंट्रेंस की दूरी करीब 1 किलोमीटर की थी, इसलिए एंट्रेंस से मेंशन के मेन गेट तक जाने के लिए कार यूज करनी पड़ती थी। रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी आउटसाइडर कार मेंशन के अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए कियान की कार अभी आउटसाइड बने पार्किंग एरिया में ही पार्क की गई थी। सुहानी कार की विंडो से गार्डन को देख रही थी, जो सड़क के दोनों साइड में बना था। थोड़ा आगे आने पर उसे फाउंटेन भी दिखा, जिसे देखकर सुहानी ने खुद से ही कहा, वाह कितना खूबसूरत है यह। वह फाउंटेन को देखकर स्माइल कर रही थी। थोड़ा पास आ जाने पर वह मेंशन और भी ज्यादा पोस्ट लग रहा था, जिसे देखकर सुहानी नर्वस हो गई थी। सुहानी को ऐसे घबराया हुआ देखकर उसके बगल में बैठे कियान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं हूं ना। सुहानी ने उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे अब थोड़ा बेटर फील हो रहा था। कियान का उसे यह कहना उसकी घबराहट को कम कर रहा था। वह दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। कियान को सुहानी की आंखों में एक सवाल दिख रहा था। फिर सुहानी ने पूछा, अब तो बता दो हम कहाँ आए हैं। कियान ने बिना किसी इमोशन के कहा, जब मैं छोटा था तब मैं यहीं रहता था। कियान के इस अजीब से जवाब पर सुहानी ने मन ही मन खुद से कहा, सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे, यह मेरा घर है। कुछ ही मिनटों में कार मेन गेट के पास आकर रुकी। कियान और सुहानी कार से निकलकर अंदर जाने लगे। दोनों जैसे ही अंदर अपना पैर रखने ही वाले थे कि तभी एक आवाज ने दोनों को एंट्रेंस पर ही रोक दिया। कियान और सुहानी को डोर पर रोकने वाली कोई और नहीं शिवन्या थी। शिवन्या कियान के साथ सुहानी को देखकर समझ गई थी कि कियान की वाइफ यही होगी। शिवन्या ने दोनों के पास आकर सरकास्टिक वे में कहा, पहली बार इस मेंशन की बहू को लेकर आए हो, क्या बिना आरती किए अंदर ले जाओगे उसे? कियान ने रूड होते हुए कहा, मेरे पास इन फालतू चीजों का टाइम नहीं है। दादाजी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। शिवन्या ने धीरे से उसी टोन में कहा, पापा ने अभी अभी मेडिसिन ली है और वह आराम कर रहे हैं। शिवन्या की बात खत्म होते ही एक मेड हाथ में आरती की थाल लिए उसके पास आ गई। शिवन्या एक अच्छी बहू होने का ढोंग पिछले 24 सालों से करती आ रही थी। उसी को बरकरार रखते हुए वह सुहानी और कियान की आरती उतार रही थी। सुहानी ने शिवन्या को देखते हुए मन में ही खुद से कहा, क्या यह कियान जी की सेकंड मॉम है? आरती के बाद दोनों अंदर आ गए। कियान बिना एक पल की देरी किए अपने दादाजी के रूम में चला गया। कियान को जाता देखकर सुहानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने पीछे पलटकर देखा तो शिवन्या उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। उसने सुहानी को नीचे से ऊपर तक देखकर कहा, खूबसूरत हो, पर कियान तो लड़कियों से दूर ही रहता था। फिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने तुमसे शादी कर ली? क्या जादू किया तुमने उस पर? शिवन्या की टोन सुनकर सुहानी नर्वस हो गई थी, तो वहीं शिवन्या उसे घूरकर देख रही थी। दरअसल शिवन्या ने बहुत कोशिश की थी कियान की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी से करवाने की, पर कियान ने शादी करने से साफ मना कर दिया। कियान की शादी अपनी फ्रेंड नीति से करवाने के पीछे भी शिवन्या की एक चाल थी। वह कियान को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, पर जब उसे पता चला कि कियान ने शादी कर ली है तो सबसे ज्यादा गुस्सा उसे ही आया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब सब उसके हाथों से निकल जाएगा। सुहानी अभी भी शिवन्या की बात सुनकर चुपचाप खड़ी थी। फिर उसने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, प्यार की वजह से। सुहानी के यह शब्द शिवन्या के कानों में सुई की तरह चुभ रहे थे। उसे सुहानी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। शिवन्या ने उसकी बात पर खुद से कहा, प्यार और कियान को इस लड़की से प्यार नहीं हो सकता। जरूर यह लड़की कुछ छुपा रही है मुझसे। तभी शिवन्या ने खुद से ही आगे कहा, कियान की जिंदगी से प्यार शब्द तो बहुत पहले ही मिट गया था, फिर इस लड़की से वह प्यार कैसे कर सकता है? शिवन्या अपनी सोच में इतना डूब गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुहानी वहां से चली गई। सुहानी वहां से चली गई, फिर इधर उधर देखकर शिवन्या भी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उधर कियान जैसे ही रूम में एंटर हुआ तो उसकी आंखें कायरो ओबराय से जा मिली। कियान के चेहरे पर कायरो ओबराय को देखकर गुस्सा आ गया, तो वहीं कायरो अपने बेटे को इमोशनली देख रहे थे, जिसने 24 सालों से उन्हें डैड नहीं कहा था। उनके कान कियान के मुंह से खुद के लिए डैड सुनने के लिए तरस गए थे। कायरो कियान से बहुत प्यार करते थे, पर वह उसे कभी कह नहीं पाए कि वह उसे कितना प्यार करते हैं। इसकी वजह भी शिवन्या ही थी। उसने बाप बेटे के बीच एक दीवार को खड़ा कर दिया था। कियान मेघना की आखिरी निशानी था। जब जब वह कियान को देखते तो उन्हें कियान के अंदर मेघना की झलक दिखती थी। स्पेशली कियान की दो खूबसूरत नशीली आंखें, जो बिल्कुल उसकी माँ मेघना के
जैसी थी। कायरो एक बार फिर कियान को देखते हुए मेघना की यादों में खो गए। कियान को देखकर उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे उन्होंने जल्दी से छुपा लिया था। तो वहीं कियान की आंखों में गुस्सा और नफरत भरी थी। तभी एक आवाज सुनकर उन दोनों का ध्यान टूटा और वे दोनों उस ओर देखने लगे। अधिराज ओबराय ने जब कियान और कायरो को एक दूसरे को ऐसे घूरते हुए देखा तो उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, क्या तुम दोनों मेरे सामने भी एक दूसरे को ऐसे देखोगे जैसे तुम दोनों बाप बेटे नहीं एक दूसरे के दुश्मन हो? कियान ने अपने दादाजी की बात सुनकर पलकें झुका ली और उनके पास जाकर बैठ गया। अधिराज ने कियान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या तू मुझसे भी नाराज है जो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया? अगर आज मैं इस हालत में नहीं होता तो तू आज भी नहीं आता ना? कियान ने जल्दी से उन्हें देखते हुए कहा, नहीं दादाजी। उसकी बात पर अधिराज ने कहा, मैं समझता हूँ बेटा, जिस तरह से तूने सबसे दूरी बना ली है, अगर मैं आज इस हालत में नहीं होता तो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आता। कियान ने उनकी बात पर कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुकाए बैठा रहा। कियान के दिल में अपने दादा के लिए एक अलग ही जगह थी। बचपन से वह अपने दादा के बहुत क्लोज था, पर समय के साथ वह अपने दादा से भी दूर होता चला गया। अधिराज की नज़र दरवाजे के पास खड़ी सुहानी पर गई। सुहानी कियान को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी, पर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह दरवाजे के पास खड़ी सबकी बातें सुनने लगी। उसके मन में ही एक ही सवाल चल रहा था कि ऐसी क्या वजह थी जो कियान अपने परिवार के होते हुए भी उनसे इतना दूर हो गया था। तभी अधिराज ने सुहानी को देखकर इशारे से अपने पास बुलाया। सुहानी धीमी कदमों से उनके पास आकर खड़ी हो गई और उसने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। अधिराज के चेहरे पर सुहानी को देखकर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने सुहानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आप हैं हमारी बड़ी पोता बहू? फिर अधिराज ने कियान की तरफ देखकर कहा, मुझे तुम्हारी पसंद आई। मुझे खुशी है कि तुमने शादी कर ली और अपने इस अकेलेपन को दूर कर लिया, पर जो तुम इतने सालों से कहते आए हो कियान तुम अपने पापा के जैसे नहीं हो, तुम बिल्कुल अपने पापा के जैसे हो, अपने मन की करने वाले। इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा नहीं था कि उसके दादा उसे उसके पापा से कंपेयर करेंगे। वह बचपन से ही खुद को अपने पापा से अलग करता आया था, पर आज भी उसे यही सुनने को मिला कि वह अपने पापा जैसा है। कायरो पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें खुशी थी कि उनके पिता ने उनके बेटे और उन्हें एक जैसा बताया था। तो वहीं कियान को इस बात का दुख था। कियान ने अधिराज की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं दादाजी, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। अधिराज ने कियान की बात पर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, 24 साल पहले जो तुम्हारे पापा ने किया वही 24 साल बाद तुमने भी किया। इसे ही कहते हैं खून का रिश्ता। तुम जितना खुद को कायरो से अलग बताने की कोशिश करते हो तुम उतना ही उसके जैसा काम करते हो, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि जैसा बाप वैसा बेटा। अधिराज की यह बातें कियान के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। कियान जानता था कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे थे। उसने भी अपने पापा की तरह बिना बताए शादी कर ली थी। कियान यही सब सोच रहा था। वहीं अधिराज को लग रहा था कि उन्होंने कियान को ज्यादा ही बोल दिया, तो उन्होंने बात को बदलते हुए कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं और कितने दिनों तक जीऊंगा। मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले तुम सबको एक साथ देखना चाहता हूँ और यही मेरी आखिरी इच्छा है। उनकी इस बात पर कियान ने कहा, आप बहुत जल्द सबको एक साथ देखेंगे दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूँ। कियान की बात पर अधिराज धीरे से मुस्कुरा दिए। फिर वह सभी अधिराज को आराम करने के लिए कहकर उनके रूम से निकल गए। बाहर आते ही कायरो ने कियान पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम उनकी हालत देख नहीं रहे हो जो तुम उन्हें ऐसी हालत में झूठी उम्मीद दे रहे हो? उन्हें अब सच बता क्यों नहीं देते कि सिवान अब नहीं है, वह अब लौट कर कभी नहीं आ सकता। यह सुनकर कियान को गुस्सा आ गया और उसने अपनी तीखी नजरों से कायरो को देखते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं उसे लेकर आऊंगा। कायरो ने कियान की जिद पर झल्लाते हुए कहा, जो है ही नहीं उसे कैसे लेकर आओगे तुम?
कायरो की बात कियान के गुस्से को और बढ़ा रही थी और फिर कियान ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, किसने कहा वह नहीं है? क्या बॉडी मिली सिवान की? नहीं ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिवान अब नहीं रहा? वह जिंदा है और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। कियान की बातों ने कायरो को चुप करा दिया था। वह अपनी बात पूरी करके जाने लगा, फिर तभी कायरो ने उसे रोकते हुए दूसरा सवाल किया, तो उसको कहाँ रखा है तुमने उसे? उनकी इस बात पर कियान ने कहा, वह जहाँ है ठीक है, जब सही वक्त आएगा मैं उसे वापस ले आऊंगा। कियान का ऐसा रूड बिहेवियर कायरो को गुस्सा दिला रहा था, इसलिए एक बार फिर उन्होंने गुस्से में कहा, अपने ही बच्चों को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ती है। यह सुनकर कियान ने उनकी तरफ देखा और होठों को तिरछा करके कहा, तो सही से निभाएं अपनी जिम्मेदारी। क्यों आप उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते? अपने दुश्मनों से मैं माँ की तरह उन्हें नहीं खो सकता। यह बोलकर कियान चला गया। उसके जाते ही कायरो भी चले गए। सुहानी जो उनके पीछे ही खड़ी थी, उनकी बातें सुनकर वह फिर से सोचने पर मजबूर हो गई थी। सुहानी ने खुद से ही कहा, कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं यहाँ सबके रिश्ते। आखिर क्यों सबके दिलों में इतनी कड़वाहट है? इनके पास फैमिली है फिर भी यह लोग एक साथ नहीं रहते, और जिनके पास फैमिली नहीं है वह फैमिली के लिए तरसते हैं। यह कहते हुए सुहानी को अपनी फैमिली की याद आ गई। अपने मन में ढेर सारे सवाल लिए सुहानी कियान के पीछे उनके रूम में चली गई। वहीं कैलिफोर्निया में सिवी भी अपने क्लास में थी। उसके कहने पर रिहान आज उससे थोड़ा दूर ही बैठा था। प्रोफेसर के जाने के बाद क्लास की सभी लड़कियां, जिसमें कुछ सिवी के जैसी ही इंडियंस थी, सभी एक जगह इकट्ठे होकर कुछ डिस्कशन कर रही थी। उन्हीं में से एक लड़की रोजी ने सिवी से कहा, यार सिवी भी आज क्लब चलो। सिवी ने मुंह बनाकर देखते हुए कहा, तू जानती नहीं है क्या मुझे क्लब जाना अलाउड नहीं है? उसकी बात पर रोजी ने झुंझलाकर कहा, क्या यार तुझे कुछ अलग ही है? इतने रिस्ट्रिक्शन तो जेल में कैदी पर भी नहीं होते जितने तेरे ऊपर हैं। उसकी बात सुनकर सिवी ने अपना सिर झुका लिया। उसे भी बुरा लगता था कि उसकी लाइफ ऐसी क्यों है। सबकी तरह वह भी एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकती? क्यों उसे हर समय बॉडीगार्ड के साथ रहना पड़ता था? क्यों वह सबकी तरह खुली हवा में सांस नहीं ले सकती थी? सिवी यह सोच ही रही थी कि तभी रोजी और कुछ लड़कियां उसे फोर्स करने लगी। उसने एक दो बार और मना किया, पर उसके जिद करने पर वह मान गई। फिर उसने रिहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे कैसे बचे? या मक्खी बनकर हर समय मेरे ऊपर मंडराता रहता है। वे सभी जानती थी कि रिहान उसका बॉडीगार्ड है। तभी रोजी ने सिवी से हंसते हुए कहा, यार तेरे घर वाले भी सही हैं, बड़ी ही हैंडसम बेड़ियां बांधी हैं तेरे पैरों में। उसकी बात पर सिवी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। रोजी ने गहरी सांस लेकर फिर से कहा, चल अब यह सब छोड़, क्लब चल रही है या नहीं यह बता। उसकी बात पर सिवी ने पलकें झुका ली और धीरे से कहा, पर इसका क्या करूं? इस बात पर इला ने रिहान को देखते हुए कहा, डोंट बी स्क्वाड यार, वी विल हैंडल इट। इला की बात पर सभी खुश हो गई थी। रोजी सिवी के कान में उसे आज रात का सारा प्लान बताने लगी। रिहान से कैसे पीछा छुड़ाना है यह आइडिया भी रोजी और इला ने सिवी को बता दिया था। उनके बताए आइडिया को फॉलो करते हुए वह रिहान के पास चली गई। रिहान अपने सामने खड़ी सिवी को देख रहा था। तभी उसने सिवी को देखते हुए कहा, आपको कुछ कहना है? सिवी ने नर्वसनेस में अपना चश्मा ठीक किया और घबराहट को छुपाते हुए उससे कहा, मेरी आज एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। यह सुनकर उसने ओके कह दिया। सिवी एक के बाद एक क्लास लेते ही रही। इतनी सारी क्लासेस लेकर रिहान बोर हो गया था, इसलिए वह कॉरिडोर में चक्कर लगाते हुए उस पर नजर रख रहा था। तभी नजर हटी और दुर्घटना घटी की कहावत को सही साबित करते हुए जैसे ही रिहान की नजर सिवी पर से हटी तो वह उसकी नजरों से गायब हो गई। रिहान ने जब क्लासरूम के अंदर देखा तो ना उसे सिवी कहीं दिखी और ना ही उसे क्लास की कोई और लड़की दिखी। यह देखकर रिहान के चेहरे पर तनाव आ गया और वह पूरे कॉलेज में सिवी को ढूंढने लगा, पर वह कहीं नहीं मिली। रिहान ने कॉल करके बाहर खड़े अपने आदमियों से सिवी के बारे में पूछा तो उन्होंने भी उसे कॉलेज से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। शाम ढल गई थी। रिहान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह सिवी को कहाँ ढूंढे। वह दोनों हाथ कमर पर रखकर इधर उधर देख रहा था।
वह कुछ सोचते हुए वापस से क्लासरूम की तरफ जाने लगा। रिहान के चेहरे पर अब टेंशन दिख रही थी। सिवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने जब सिवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो उसने प्रॉमिस किया था कि उसके रहते उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, वह उसका पूरा ख्याल रखेगा। पर आज रिहान को डर लग रहा था कहीं सिवी की बेवकूफ़ी की वजह से उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। यह सोचते हुए रिहान ने अपने कदमों को तेज कर दिया था, तभी वह सामने से आ रही लड़की से टकरा गया। लड़की के हाथ में पकड़ी हुई बुक्स नीचे गिर गई और रिहान झुककर उसकी बुक उठाने लगा। तभी बुक्स देते हुए उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसे याद आया कि उसने इस लड़की को सिवी के क्लास में देखा था। रिहान के पूछने पर उस लड़की ने रिहान को सब बता दिया कि उसकी क्लास की सभी लड़कियां पार्टी करने के लिए क्लब गई हैं। रिहान ने उससे उस क्लब का एड्रेस लिया और वह भी क्लब चला गया। जब तक रिहान क्लब पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। वह क्लब बहुत बड़ा था। क्लब में करीब सैकड़ों लड़कियां और लड़के थे और सभी अपनी ही धुन में मगन थे। रिहान खड़ा उन सब में सिवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर क्लब के डिम लाइट में और इतनी क्राउड में उसका सिवी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी रिहान ने गुस्से में कहा, इतने सारे लोगों में कहाँ ढूंढूं मैं उस पागल लड़की को। आज उसकी बात में सिवी के लिए कोई इज्जत नहीं थी। रिहान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रिहान की नजरें पूरे क्लब को एक्सप्लोर कर रही थी, पर वह चेहरा जिसे वह ढूंढ रहा था वह भीड़ में कहीं गुम था। फिर उसने गहरी सांस ली और इधर उधर देखते हुए डांस फ्लोर की तरफ जाने लगा। इस बीच कई लड़कियां रिहान से टकराई और उसके साथ डांस भी करना चाहा, पर वह उन लड़कियों को खुद से दूर करते हुए जा रहा था। लेकिन तभी एक लड़की ने उसके शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अचानक खींचने से रिहान का बैलेंस बिगड़ गया और वह उस लड़की के ऊपर थोड़ा झुक गया। वह लड़की इतने हैंडसम चेहरे को अपने इतने करीब देखकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी कि तभी रिहान ने उसके इरादे को भांपकर उसे खुद से दूर कर दिया। उसने डांस फ्लोर से बाहर आकर लंबी सांस ली और एक बार फिर सिवी को ढूंढने लगा। उधर सिवी काउंटर के पास खड़ी थी, ड्रिंक कर रही थी। उसका मुंह डांस फ्लोर की तरफ था और वह एला और बाकी सभी को डांस करते हुए काउंटर के सहारे खड़ी होकर देख रही थी। वह आज अपनी आज़ादी की खुशी मना रही थी। उसके होठों पर की स्माइल गायब ही नहीं हो रही थी। तो वहीं अब रिहान को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आखिर यह लड़की है कहाँ, जब देखो तब प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती। यह कहते हुए उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। तभी उसकी नजर उससे कुछ दूरी पर खड़ी सिवी पर गई। उसे देखकर रिहान की भौहें सिकुड़ गई और वह उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगा। सिवी ने ब्लैक कलर की वन पीस ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी। वह ड्रेस उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी। उस ड्रेस में उसकी बॉडी ज्यादा रिवीलिंग दिख रही थी। उसकी सफेद त्वचा क्लब की डिम लाइट में चमक रही थी। आज उसकी आंखों पर चश्मा भी नहीं था। उसने अपनी आंखों में लेंस लगाया था। सिवी का ओवरऑल लुक गार्जियस था। वह मेक ओवर करके बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। वह रोजी से बात करते हुए बीच बीच में ड्रिंक की सिप ले रही थी, तो वहीं रिहान उसे गुस्से में घूर रहा था। जाने क्यों पर रिहान को उसका इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनना पसंद नहीं आया था। उसने सिवी को घूरते हुए कहा, यह क्या पहना है इस लड़की ने, क्या इसे कुछ और नहीं मिला पहनने के लिए। यह कहते हुए रिहान उसे घूरते हुए तेज कदमों से उसके पास चला गया। उधर सिवी ड्रिंक को जूस समझकर पिए जा रही थी। फिर जैसे ही उसकी नजरें सामने से आ रहे रिहान पर पड़ी तो सिवी के मुंह से वाइन बाहर निकल गई और वह अपनी आंखों को बड़ा करके उसे देखते हुए खुद से बोली, यह यहाँ कैसे पहुंच गया, अब क्या करूं मैं। सिवी के बराबर में खड़ी रोजी ने जब उसकी बात सुनी तो उसने भी उसी तरह देखा। रिहान को देखकर उसने डरते हुए कहा, जल्दी भाग तू यहाँ से, वरना या तेरा बॉडीगार्ड आज तुझे छोड़ेगा नहीं। रिहान को देखकर तो सिवी का गला पहले ही सूख गया था और उसके पैर भी वहीं जम गए थे। वह एक टक बस उसे ही देखे जा रही थी जो उसे गुस्से में घूरता हुआ उसके पास आ रहा था। तभी काउंटर के पास खड़े एक लड़के ने सिवी को देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल। यह कहते हुए उसने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखना चाहा, पर तभी रिहान ने उसके लड़के के हाथ को पकड़कर हवा में ही रोक दिया और सिवी को साइड करते हुए वह उस लड़के के सामने आ गया। उसने उस लड़के के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि अब उस लड़के के हाथ में दर्द होने लगा था। वह रिहान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था,
पर उसकी पकड़ उस लड़के के हाथ पर और कस गई थी। उस लड़के के चेहरे पर अब दर्द उभर आया था। तभी रेहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। यह कहते हुए उसने उस लड़के का हाथ छोड़कर उसे पीछे की ओर धकेल दिया। फिर रेहान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने से शिवी फिर से गायब हो गई थी। उसने सामने खड़ी रोजी को घूर कर देखा तो रोजी ने डरते हुए एग्जिट की ओर इशारा किया। रेहान उसे अपनी आंखों से ही वार्निंग देकर क्लब से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में कियान के पीछे पीछे सुहानी भी रूम में आ गई थी। उसने देखा तो कियान का ब्लेजर बेड पर रखा था, पर वह पूरे रूम में उसे कहीं नहीं मिल रहा था। फिर उसने सोचते हुए खुद से कहा, शायद वह शावर ले रहे हैं। यह कहकर सुहानी पूरे रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। वह रूम भी विला के रूम जितना ही बड़ा और आलीशान था। रूम को देखकर वह समझ गई थी कि कियान को सादगी ज्यादा पसंद है। वह रूम में घूम घूम कर चीजों को छू कर देख रही थी। रूम की एक साइड में शेल्फ बनी हुई थी। उन शेल्फ में काफी सारी ट्रॉफीज और मेडल्स थे। सुहानी की नजर जैसे ही ट्रॉफीज पर गई तो वह उन्हें पास से देखने चली गई। उसने बिना कियान की अचीवमेंट पर एक नजर डालते हुए कहा, इम्प्रेस यू मिस्टर ओबराय। उसकी शेल्फ में कियान की कुछ फोटो फ्रेम थी। उसने उनमें से एक फ्रेम को उठाकर उसे देखते हुए कहा, वह तो आपका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में था। कियान के जिस फ्रेम को उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसमें कियान ने बॉक्सर के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स थे और वह उस लुक में बहुत डेविल और हैंडसम दिख रहा था। कुछ देर और देखकर सुहानी ने उसे वहीं रख दिया और एक एक करके वह वहां लगी सभी फ्रेम को देखने लगी। उसे आज कियान के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा था। सुहानी मेंशन आकर बहुत खुश थी। उसने सभी चीजों को देखते हुए खुद से कहा, यहाँ आकर मुझे कितना कुछ पता चल रहा है। आपकी लाइफ बहुत मिस्टीरियस है मिस्टर ओबराय। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में राघव अपने रूम में पुशअप कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। राघव ने पुशअप करते हुए एक नजर अपने फोन की तरफ देखा। फोन उसी डिटेक्टिव का था जिसे उसने कियान के बारे में पता करने के लिए कहा था। कियान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मानो समुद्र में मोती ढूंढने जैसा था। पर जिसे राघव ने हायर किया था वह वर्ल्ड का नंबर 1 डिटेक्टिव था, जिसका रिकॉर्ड था कि वह आज तक जो भी केस लेता था उसे सॉल्व करके ही रहता था। डिटेक्टिव राय ने कियान की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। उसने उस तोते के बारे में भी पता कर लिया था जिसे कियान ने आज तक सबसे छुपा कर रखा था। कॉल पर डिटेक्टिव राय की बात सुनकर राघव के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में सुहानी अपने हाथ में एक और फोटो फ्रेम लिए खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फोटो फ्रेम में यह 3 छोटे छोटे बच्चे कौन हैं। 2 छोटे लड़के और उनके बीच बैठी एक छोटी सी क्यूट लड़की कौन थी। वह उसे देखते हुए सोच ही रही थी। तभी उसे राकेश काका की कही बात याद आई और उसने चौंकते हुए कहा, क्या यह सी इज माई सिस्टर? इस घर की सबसे छोटी मेंबर? कियान ने पीछे से कहा। कियान की आवाज सुनकर सुहानी पीछे मुड़ी और उसे देखने लगी। वह बाथरोब पहने सुहानी के सामने खड़ा था। वह फोटो के बारे में उससे कोई और सवाल करती उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन की डिस्प्ले फ्लैश हो रहे प्राइवेट नंबर को देखा और अपने होठों को तिरछा करके धीरे से स्माइल की, जैसे उसे पता हो कि कॉल करने वाला शख्स कौन है। उसने कॉल रिसीव करके फोन कान पर लगा लिया। कॉल के दूसरी तरफ से शख्स के बोलने से पहले कियान ने कहा, बोल रघु। राघव कियान के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गया था। उसने एक नजर अपने फोन की स्क्रीन को देखा और फोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दोबारा उसे अपने कान पर लगा लिया। राघव उसकी स्मार्टनेस से चिढ़ता था। आज भी जब उसने उसका नाम लिया तो वह बुरी तरह चिढ़ गया था। पर तभी उसने कॉल पर हंसते हुए कहा, तेरी जान जिस तोते में है ना, उसका एड्रेस मुझे मिल गया है। अब देख मैं उस तोते की गर्दन कैसे तोड़ता हूँ। राघव की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अगर राघव अभी उसके सामने होता तो वह उसकी जुबान खींचकर उसके हाथ में रख देता, जिसे उसने इतना प्रोटेक्ट करके रखा था, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। आखिर वह उसके बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकता था? कियान को खामोश देखकर राघव को लगा कि वह डर गया और इसी भ्रम में उसने जोर से हंसते हुए कहा, क्या हुआ? डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे मार ना दूं?
यह कहकर वह फिर से हंसने लगा और फिर हंसते हुए ही आगे कहा, डर अब, क्योंकि डरने की बारी अब तेरी है। तेरे लोगों ने मेरी बहन को मारा था ना, अब तेरी बहन को मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसकी बात सुनकर कियान ने एग्रेसिव होते हुए कहा, तू उसे छू भी नहीं सकता, दम है तो कोशिश करके देख ले, तू उसकी परछाई तक को भी नहीं छू सकता। उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर राघव एक बार फिर गुस्से में पागल हो गया। कियान के कॉल कट करते ही राघव ने अपने फोन को जोर से पटका और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, उसे तो मैं मार कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में सीवी क्लब से निकलकर नशे में धुत होकर सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसने हाई हील्स पहनी हुई थी। उसके ऐसे लड़खड़ाते हुए चलने पर उसके पैरों में दर्द होने लगा था। उसने रुक कर अपनी हील्स निकाली और उन्हें हाथ में पकड़कर नंगे पैर सड़क पर चलने लगी। नंगे पैर चलने से उसके पैरों में मिट्टी लग रही थी। धीरे धीरे वह नशे में डूबती जा रही थी। उसके कदम अब पहले से ज्यादा लड़खड़ाने लगे थे और उसकी चाल एक शराबी जैसी हो गई थी। वह चलते हुए गाना गा रही थी और उसी गाने के बीच बीच में हिचकियां भी आ रही थी। 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। गाना गाते हुए सीवी अचानक से लड़खड़ाकर गिरने को हुई कि तभी उसे 2 मजबूत हाथों ने थाम लिया। रिहान सीवी के पीछे ही क्लब से निकलकर गया था। उसे वह सड़क पर नशे में धुत चलती हुई दिखी तो वह उसे देखकर समझ गया था कि शायद देर तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाएगी, इसलिए वह जल्दी से भागकर उसके पास आ गया और जैसे ही वह गिरने को हुई तो उसने उसे बचा लिया। सीवी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने रिहान का चेहरा था। उसने उसे स्माइल करते हुए अपनी बोझल आंखों से देखा और फिर से गाना गाने लगी। रिहान ने उसे ऐसे गाना गाते देखकर सिर हिलाया और उसे गोद में उठाने के लिए झुक गया। तभी सीवी ने उसे धक्का दे दिया और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? बहुत बुरे हो तुम, दूर रहो मुझसे। यह कहकर उसने रिहान को फिर से धक्का दे दिया। रिहान को उसका थप्पड़ मारना बुरा नहीं लगा। वह जानता था कि सीवी नशे में है। तभी सीवी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते? मैं भी सभी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। तुम यह बात क्यों नहीं समझते? यह कहते हुए वह अपनी उंगलियों पर काउंट करने लगी और फिर रिहान को अपने उन 3 उंगलियां दिखाते हुए उसने कहा, 3 साल, मैं 3 साल से सिर्फ 3 बार ही अपनी फैमिली से मिली हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकती। क्या करूँ मैं ऐसी लाइफ का? यह कहते हुए सीवी की आवाज रुआसी हो गई और तभी उसने रिहान के शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। सिवी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। उसकी आवाज में दर्द था जिसे रिहान भी फील कर रहा था। उसने सिवी को संभालने के लिए उसे पकड़ना चाहा तो उसने उसे फिर से धक्का दे दिया और वहां से जाने लगी, पर रिहान ने उसके पीछे जाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वह उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम छोड़ो मेरा हाथ, यू चीटर, तुम जाओ अपने सेलिना के पास, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रेहान उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में सेलिना कहाँ से आ गई थी। फिर सीवी ने रेहान की चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहा, तुमने मुझे हर्ट किया है ना? मैं भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी। यू नो मेरे भाई कौन है, वह तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। यह कहकर वह हंसने लगी। रेहान उसे हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने कब उसे हर्ट किया। रिहान उसकी कही बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी सिवी फिर से लड़खड़ा कर गिरने लगी। रिहान ने जल्दी से अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अचानक रिहान के अपनी ओर खींचने से वह उसके सीने से जा लगी। तभी उसने अपने दोनों हाथों से रिहान की कमर पकड़ ली और उसके सीने पर सिर रखे उसके सहारे ही खड़ी हो गई। सिवी के उसे हक करने से रिहान को झटका लगा था और उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो उसकी समझ से बाहर थी। वह उसे खुद से दूर करना चाहता था, पर सिवी के नशे में होने की वजह से वह उसे दूर नहीं कर पा रहा था। फिर उसने सिवी को एक नजर देखा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगा। रिहान की बाहों में झूल रही सिवी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और खेलने लगी। रिहान को उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी। वह अब उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। वह बस उसे अब जल्द से जल्द घर ले जाना चाहता था। तभी सिवी ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में लपेट दिए और उसे स्माइल करते हुए देखने लगी। फिर उसने थोड़ा ऊपर उठकर उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। उसके काटने पर रिहान ने अपने दांतों को पीस लिया और अपनी आंखें भींच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी।
सिवी अभी भी अपने दांतों को उसकी गर्दन पर गड़ाए हुए थी, पर अब वह थक गई थी, इसलिए उसने सिर उठाकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? बोलो, क्या तुम पत्थर के बने हो? रिहान ने सिवी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसे उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह चाह कर भी उसे कुछ नहीं कर सकता था। वह अच्छे से जानता था कि जिस शख्स ने उसे यह जिम्मेदारी दी थी, उसके लिए वह लड़की क्या थी। रिहान के नेक पर सिवी के दांतों के निशान उभर आए थे, उनमें अब खून भी दिखने लगा था। उसकी नेक और कॉलर पर सिवी के होठों की लिपस्टिक लग गई थी। वह उसे कार की बैक सीट पर लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था, तो वहीं बेडशीट पर लेटी सिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। उसने जैसे आज ठान लिया था कि वह आज रिहान को बहुत परेशान करेगी। उसने अपने पैर रिहान के कंधे पर रख दिए। रिहान उसके पैरों को तिरछी नजरों से देखे जा रहा था। उसके कंधे पर रखे झूल रहे थे, उसके पैर हल्की रोशनी में उसके पैर चमक रहे थे। वह कुछ देर तक सिवी के पैरों को देखता ही रह गया। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर उसने अपने सेंस में आते हुए अपनी नजरों को सीधा कर लिया। फिर उसके हाथ गुस्से में स्टीयरिंग पर कस गए। जहां एक तरफ रिहान की ऐसी हालत थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी कियान को देख रही थी। कियान ने आगे बढ़कर सुहानी के हाथ से फ्रेम लेकर उसे वापस से उसी जगह रखते हुए कहा, टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वहीं उधर रिहान सिवी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जा रहा था। जब उसका पता चल गया था, तभी उसने कॉल करके सबको इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए घर के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स को छोड़कर बाकी सभी सो चुके थे। मिस मैरी भी सो चुकी थी। घर की सभी लाइट भी ऑफ थी, बस कुछ हल्की रोशनी वाली लाइट ही ऑन। रिहान उसे अपनी बाहों में उठाए हुए उसके रूम में आ गया था। सिवी ओबराय फैमिली की प्रिंसेस थी। उसकी लाइफ स्टाइल प्रिंसेस जैसी थी। उसकी हर एक चीज बहुत ही एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव होती थी। वह जिस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करती थी, वह भी फॉरेन कंट्रीज के थे। सिवी वही तोता थी जिसके बारे में राजीव ने राघव को पता करने के लिए कहा था। वह सिवी ही थी जिसके अंदर पूरी ओबराय फैमिली की जान बसती थी। सिवी का जन्म 3 पीढ़ियों के बाद हुआ था, इसलिए सब उसे और भी ज्यादा प्यार करते थे। उसकी जान को हर समय खतरा रहता था, इसलिए उसे सबसे छुपाकर कियान ने कैलिफोर्निया में रखा हुआ था। रिहान ने उसे बेड पर लिटा दिया। उसने अभी भी उसके शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ा हुआ था। वह उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ा रहा था, पर तभी सिवी ने उसकी कॉलर को और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा सिवी के चेहरे के सामने था। उसे अब उसकी इन हरकतों पर और गुस्सा आ रहा था, तो वहीं नशे में धुत सिवी को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। रिहान उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रहा था, पर तभी सिवी ने रिहान की कोशिशों पर पानी फेरते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। वह उसके इस एक्शन के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सिवी के अचानक खींचने से वह उसके ऊपर आ गया और दोनों के होठों के बीच जो फासला था वह अब मिट गया। रिहान के होंठ उसके होठों पर आकर स्टेबल हो गए थे। एक बार फिर उसे जोर का झटका लगा। उसके लिए वह किस इलेक्ट्रिक शॉक जैसी थी। रिहान की आंखें बड़ी हो गई थी। सिंगल लाइफ जीने वाले रिहान के साथ आज पहली बार किसी लड़की ने ऐसा किया था। वह बिना एक सेकंड की देरी किए उसके ऊपर से हटने लगा, पर सिवी ने नशे में होने की वजह से उसकी कोशिशों पर पानी फेर दिया और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। सिवी को अंदाजा भी नहीं था कि वह नशे में क्या कर रही थी। वह अपनी आंखें बंद किए उसके होठों को धीरे धीरे किस कर रही थी। रिहान का खुद पर सेल्फ कंट्रोल अच्छा था, पर सिवी की सडनली किसने कुछ पल के लिए उसे बहका दिया था। उसने सिवी का साथ नहीं दिया, पर वह उसका विरोध भी नहीं कर रहा था। रिहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका माइंड ब्लॉक हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो वहीं सिवी को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वह नशे में अपने मन की किए जा रही थी। तभी रिहान को कुछ याद आया और वह उसके हाथों को अपने गले से निकालते हुए उसके ऊपर से उठ गया। उसने खड़े होते ही एक लंबी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ी देर पहले सांस लेना ही भूल गया था। रिहान ने एक नजर बेड पर नशे में बेहोश पड़ी सिवी को देखा। उसकी अप शोल्डर्स ड्रेस जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, वह ड्रेस ऊपर से थोड़ी सरकी हुई थी। उसे देखकर रिहान ने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली। उसने फिर से एक लंबी सांस ली और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, अगर आज मैं इसे लेने नहीं जाता तो ना जाने यह पागल लड़की अपने साथ क्या करवा बैठती। लगता है इसकी शिकायत उनसे करनी ही पड़ेगी। रिहान ने सिवी की तरफ बिना देखे उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर उसे एक नजर देकर रूम से बाहर चला गया।
सिवी के रूम के बराबर ही उसका रूम था। जैसे ही रिहान अपने रूम में एंटर हुआ तो उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन की डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर जल्दी से कॉल पिकअप किया। कॉल के दूसरी तरफ से कियान ने कहा, क्या वह सो रही है? रिहान ने हाँ कह दिया। फिर कियान ने उसे अलर्ट करते हुए कहा, बी केयरफुल, बहुत जल्द उस पर अटैक होने वाला है। यह सुनकर रिहान की भौहें तन गई। तभी कियान ने आगे कहा, मैं श्योर हूँ कि उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगे, बट फिर भी टेक केयर। हर तुम्हें जो करना पड़े करो, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी पूरी बात सुनकर रिहान ने ओके कह दिया। कियान के कॉल कट करने के बाद उसने खुद से कहा, आई प्रॉमिस यू मिस्टर कियान ओबराय, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में राघव अभी भी कियान की बातों के बारे में सोच रहा था। आखिर वह उसकी बातों को इतना लाइटली कैसे ले सकता था, जिसकी सेफ्टी के लिए उसने उसे इतने साल सबसे दूर रखा था। आज वह उसकी धमकी भरी बातों को सुनकर भी इतना शांत कैसे था? उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? यह सोच सोच कर राघव का सिर फटा जा रहा था। तभी उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा, आखिर कियान के इतने बेफिक्र होने की वजह क्या है? यह कहते हुए वह किसी गहरी सोच में डूब गया। फ्लैशबैक 4 साल पहले थाईलैंड के एक बॉक्सिंग क्लब में एक बॉक्सर पिछले 1 घंटे से कंटिन्यूअसली फाइट किए जा रहा था। उसने 1 घंटे में 20 फाइटर को मारकर रिंग से बाहर कर दिया था। वह क्लब कोई मामूली क्लब नहीं था। वह थाईलैंड का सबसे बड़ा फाइट क्लब था, जहां इस वक्त हजारों लोग मौजूद थे और वहां हर रोज ऐसे ही मौत का खेल होता था। सभी के होठों पर सिर्फ जीतने वाले का नाम होता था। जैसे अभी सभी के होठों पर एक ही नाम गूंज रहा था, रिहान रिहान रिहान। रिहान का नाम लेकर वह सब रिहान को चेयर्स कर रहे थे। बॉक्सिंग रिंग में खड़ा रिहान सबके होठों पर अपना नाम देखकर खुश होने लगा और उसके होठों पर भी एक कातिलाना स्माइल आ गई। वहीं दो काली गहरी आंखें जो पिछले 1 घंटे से उसी पर ही टिकी थी, वह रिहान की स्ट्रेंथ देखकर इम्प्रेस हो गई थी। कुछ समय बाद वह क्लब पूरा खाली हो गया था। वहां मौजूद सभी लोग जा चुके थे। तभी रेहान अपनी ड्रेस चेंज करके बॉक्सिंग रिंग के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपनी आज की फाइट को याद करने लगा। वह अभी स्माइल करते हुए रिंग को देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रिहान पीछे मुड़कर देखने लगा। तभी एक शख्स, उसकी पर्सनालिटी और ऑरा का कोई जवाब नहीं था, वह अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया और रिहान के सामने आकर खड़ा हो गया। रिहान ने उसे नीचे से ऊपर तक देखकर मन ही मन खुद से कहा, पर्सनालिटी तो काफी दमदार है इसकी, पर यह है कौन? रिहान के सामने खड़े इंसान ने उसे एक ऑफर देते हुए कहा, मेरे लिए काम करोगे? रिहान ने उसकी बात सुनकर होठों को तिरछा करके उसे एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, मैं थाईलैंड का बादशाह हूँ और मैं किसी के लिए काम करूँ? हो ही नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी मर्जी का मालिक, और मुझ पर कोई और अपनी मर्जी चलाए यह मैं होने नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर कियान ने भी उसे तिरछी स्माइल करते हुए एक अजीब सा लुक दिया, जिसे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कियान उसके ऊपर हंस रहा है। और तभी उसने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कियान से कहा, अच्छा तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? कियान ने उसकी बात पर कहा, मैं तुम पर नहीं, तुमने जो गलत फहमी पाल रखी है उस पर हंस रहा हूँ। रिहान ने उसकी बात सुनकर उसे एक लुक दिया। कियान ने उसका इशारा समझते हुए उसे कहा, या कभी मत सोचना कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग रहते हैं। तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए रिहान ने कहा, तो फिर ले आओ उस टैलेंट को जो मुझे इस रिंग में हरा सके। यह कहते हुए उसने रिंग की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। उसकी बात पर कियान ने उसे एक डेविल लुक देते हुए कहा, तुम्हें हराने के लिए किसी और को लाने की क्या जरूरत है? फिर उसका इशारा समझते हुए रिहान ने कहा, सीरियसली तुम यह चाहते हो? देख लो, तुमने मेरी फाइट देखी, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। तुम रिंग के अंदर मर भी सकते हो। उसकी एरोगेंस भरी बात पर कियान ने कहा, हार और जीत का फैसला रिंग के अंदर जाकर ही पता चलता है। कियान की बात पर रिहान ने फिर से उसे एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा, एज योर विश। थोड़ी ही देर में वे दोनों ही बॉक्सिंग रिंग में शॉर्ट्स और हाथ में ग्लव्स पहने एक दूसरे के सामने खड़े थे। वे दोनों ही बहुत ज्यादा चार्मी और डेविल लग रहे थे। उनकी बॉडी पर दूसरे की सिमिलर नहीं थी। उनकी परफेक्शन का कोई जवाब नहीं था। कियान ने फाइट शुरू करने से पहले रिहान के सामने एक शर्त रख दी थी। एरोगेस में आकर उसने भी कियान की उस शर्त को मान लिया था। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने पंच बनाए खड़े थे।
वहां सिर्फ एक रेफरी के अलावा और कोई नहीं था। सीटी के बजते ही दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगे। वह दोनों एक दूसरे पर लगातार अपने स्ट्रेटजी बनाते हुए अटैक कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। रेफरी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन दोनों में से कौन जीतेगा। वह भी बिना अपनी पलकें झपकाए उस धमाकेदार फाइट को देख रहा था, जहां दो शेर एक दूसरे से लड़ रहे थे। कियान ने जब देखा कि रिहान ऐसे हार मानने वाला नहीं है, तो उसने मौका पाते ही उसकी लेफ्ट साइड पर एक जोरदार पंच मारकर उसकी रीढ़ को फ्रैक्चर कर दिया। रीढ़ के फ्रैक्चर होते ही रिहान नीचे गिर गया और दर्द से कराहने लगा। रीढ़ में फ्रैक्चर होने की वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। यह देखकर कियान के एक इशारे पर उसके आदमी आकर रिहान को हॉस्पिटल ले गए। फिर एक हफ्ते बाद रिहान हॉस्पिटल से रिकवर होकर सीधा कियान से मिलने उसके होटल आ गया। कियान राजा की तरह सोफे पर बैठा था। वह रिहान को अपने सामने देखकर सरप्राइज हो गया था। तभी उसने उठकर उसके सामने खड़े होते हुए उससे हाथ मिलाया। रिहान ने हाथ मिलाते हुए उससे कहा, तो आज से मैं अपनी आज़ादी आपको सौंपता हूँ। आज से मैं आपका आदमी हूँ। आप जो चाहे मुझसे करवा सकते हैं, मिस्टर कियान ओबराय। उसकी बात सुन कियान ने उसे एक डेविल स्माइल दिया और उसे एक एनुअल देते हुए कहा, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। इसका बॉडीगार्ड बनकर हर समय तुम्हें इसके साथ रहना है। क्या तुम यह कर पाओगे? रिहान ने सीवी की फोटो को देखते हुए कहा, बट यह है कौन? कियान ने पीछे पलटकर उसे देखते हुए कहा, जान है मेरी। फिर थोड़ा रुक कर कियान ने आगे कहा, शी इज माई सिस्टर। तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना है। कियान की बात पर रिहान ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके, आई विल डू इट। तभी कियान ने उसे वार्न करते हुए कहा, रास्ते में पत्थर बहुत मिलेंगे तुम्हें, सबको तोड़ना है, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी बात पर रिहान ने सिर हिला दिया। फ्लैशबैक एंड राघव अपने आदमियों के साथ कैलिफोर्निया पहुंच चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी कियान से लिपट कर उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसने भी सुहानी को कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था। तभी उसने उठते हुए ही सुहानी को खुद से अलग किया और उठकर वॉशरूम में चला गया। पर सुहानी अभी तक सो रही थी। कुछ मिनटों बाद उसने नींद से भरी पलकों को जबरदस्ती उठाया और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को 2 बार जब उठाया तभी उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से उठकर बैठ गई। फिर उसने मुंह बनाकर अपनी एक उंगली को दांतों के बीच रखते हुए चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, क्या यार सुहानी, तू भूल कैसे सकती है? तू विला में नहीं अपने ससुराल में है और यहाँ तेरी एक खड़ूस सास भी है। उसे वॉशरूम से कुछ आवाज आई। उसने वॉशरूम की तरफ देखते हुए कहा, यार सुहानी, तेरे तो पति भी बड़े अजीब हैं। खुद तो जल्दी उठ गए और तुझे सोता हुआ छोड़ दिया। यह कहते हुए सुहानी बेड से उठी और वॉशरूम के पास जाकर वह डोर पर जोर जोर से नॉक करने लगी। सुहानी के ऐसे बार बार डोर नॉक करने पर कियान ने शावर लेते हुए अंदर से कहा, सुहानी वेट। तभी सुहानी ने जल्दी से कहा, नहीं रुक सकती, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, आप जल्दी से बाहर आइए। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी वॉशरूम का डोर अनलॉक हुआ और यह देखकर वह खुश हो गई। उसे लगा कि कियान शावर लेकर बाहर आ रहा है, पर तभी उसकी सोच के उल्टे कियान ने अपना एक हाथ बढ़ाकर सुहानी को ही अंदर खींच लिया। सुहानी अपने सामने कियान को देखकर चौंक गई थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, यह क्या किया आपने? हटिए सामने से, मुझे जाने दीजिए। तभी कियान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें ही जल्दी थी वैसे, या अच्छा भी है, अब अलग अलग शावर लेते तो और टाइम वेस्ट होता। साथ में शावर लेते हैं, तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी। उसकी बात पर सुहानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नो। सुहानी अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी कियान ने सुहानी की आवाज को उसके गले में ही दबा दिया। शावर के नीचे खड़े दोनों ही भीग रहे थे। उनके होंठों के बीच का फासला तो कियान ने पहले ही खत्म कर दिया था। अब उसने सुहानी को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया था। कियान के इतने करीब होने से सुहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह उसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वह कितनी भी कोशिश कर ले उसकी पकड़ से आजाद होने की, लेकिन जब तक कियान नहीं चाहेगा तब तक वह हिल भी नहीं सकती है। कियान के हाथ सुहानी के शरीर पर घूम रहे थे। कियान का सुहानी को ऐसे छूना उसे एक अलग एहसास देता था और वह उस एहसास में पूरी तरह डूब जाती थी। वह उसकी बाहों में आकर सब भूल गई थी। उसे देर हो रही थी। वह अब यह भी भूल गई थी। कियान उसके होठों को आजाद करके उसकी नेक पर किस करने लगा। उनका यह रोमांस बाथरूम में बहुत देर तक चला। रेडी होने के बाद सुहानी को एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही लेट हो गई है।
जब सुहानी रेडी होकर हॉल में आई तो 2 आंखें उसे घूर रही थी। शिवन्या को घूरता देखकर वह समझ गई थी कि वह उसे नाराजगी से देख रही है। सुहानी जैसे ही उसके नजदीक गई तो शिवन्या ने उसे टोंट मारते हुए कहा, हो गई तुम्हारी सुबह। शिवन्या की एरोगेट से भरी आवाज सुनकर वह डर गई थी। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। तभी शिवन्या ने फिर से कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर कियान ने तुम्हारे अंदर क्या देखकर तुमसे शादी कर ली। पर अब जब तुम बाइलक इस मेंशन की बहू बन ही गई हो तो कुछ रस्में हैं जो तुम्हें करनी होंगी। सुहानी रस्मों का नाम सुनकर डर गई। उसे तो शादी और उससे जुड़ी रस्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी उसने डरते हुए मन ही मन खुद से कहा, कहीं या मेरी खड़ूस सास मुझे खाना बनाने का काम ना दे दे। सुहानी के इस डर को सच में बदलते हुए शिवन्या ने कहा, तुम्हें आज सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है तो थोड़ा जल्दी करना। आधे घंटे में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देना। क्या बनाना है यह तुम्हें मेनू से पता चल जाएगा। सुहानी को ऑर्डर देकर शिवन्या आराम से सोफे पर पोजीशन चेंज करके बैठ गई। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।